गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कैसे हैं आप सभी। आज हम बीएसटी की वीडियो लेकर आए हैं। ये फर्स्ट वीडियो है इस सेशन का जिसमें हम बीएसटी की क्लास ले रहे हैं। अभी तक हमने लगातार अकाउंट्स और इको की क्लास ली है, इस बार हम आपको बीएसटी पढ़ाएंगे। तो जो पहला लेसन है बीएसटी का चैप्टर 1, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट के फंक्शंस और प्रिंसिपल को समझेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे आप बेस्ट कैसे काम करें, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? बिकॉज एक अच्छे मैनेजर का काम है कि वो कैसे अपने कम रिसोर्सेज से कंपनी को बहुत ज्यादा टॉप पे ले जाए, कम बजट में कंपनी को फायदा पहुंचाए। तो ये एक अच्छे मैनेजर का काम होता है। जैसे क्रिकेट में सबसे अच्छा मैन मैनेजर धोनी को कहा गया। क्यों? आप आईपीएल अगर फॉलो करते हैं, आईपीएल की जो बाकी टीम्स हैं उनमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, T20 के बहुत ही सुपरस्टार प्लेयर्स होते हैं। पर अगर आप चेन्नई की टीम को फॉलो करें, चेन्नई में कभी भी बहुत बड़े लेवल के प्लेयर्स नहीं होते। उस कमजोर सो कॉल्ड वीक टीम को लेकर धोनी उनसे बेहतरीन T20 का परफॉर्मेंस लेके उनको आईपीएल जिता देता है। तो इसलिए धोनी को अच्छा मैन मैनेजर कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अजिंक्य रहाणे, जिनको कभी भी इंडिया की T20 टीम में लगातार मौके ही नहीं मिले बिकॉज वो टेस्ट प्लेयर है। लेकिन जब धोनी ने उनको अपनी टीम में खिलाया तो अपने मैन मैनेजर के स्किल से धोनी ने उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कराया 2023 के आईपीएल में, और चेन्नई आईपीएल की चैंपियन बनी। तो धोनी को अच्छा मैन मैनेजर इसीलिए कहा जाता है कि अपने कम रिसोर्सेज से, कम टैलेंटेड, कम स्किलफुल प्लेयर्स को लेकर भी वो अपने मैन मैनेजर स्किल से अच्छा काम निकलवा के उनको चैंपियन बना देते हैं। तो ये होता है मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस के नीचे मैंने लिखा है टाइम और एफिशिएंसी के नीचे लिखा है बजट। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है आपको काम को दिए गए समय में पूरा करना है। जैसे एक कंपनी को ऑर्डर मिला कि उसे उस ऑर्डर को 4 महीने में पूरा करना है, उस कंसाइनमेंट को 4 महीने में पूरा करना है। लेकिन जो फैक्ट्री थी या जो कंपनी थी उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम लिमिट, जो डेडलाइन था, उसमें वो पूरा नहीं कर पाए। 4 महीने के बजाय उन्होंने 5 महीने ले लिया। तो जिसने ऑर्डर दिया था, क्या उसको ये बात पसंद आएगी कि 4 महीने? हम होटल जाते हैं खाना खाने, ऑर्डर देते हैं, हमको 5 मिनट लेट हो जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, आप टाइम से खाना नहीं लाए, आपने टाइम से अपना सर्विस नहीं दिया। तो जब इतना करोड़ों का ऑर्डर टाइम से पूरा ना हो तो वो सही नहीं है। आने वाले समय में उस कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगा और उसको कोई भी बड़ी कंपनी का ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दिए गए प्रोजेक्ट्स को, दिए गए काम को आपको समय से पूरा करना है, उसको कहेंगे इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब बजट, कि जितना आपके पास बजट है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको 2 करोड़ रुपए में कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि आपको पास 2 करोड़ का ही आपके पास बजट है, आपको उसी में उस काम को पूरा करना है, लेकिन आपने उस काम को पूरा करने में 5 करोड़ रुपए ले लिए, तो कंपनी को तो लॉस हो जाएगा, ओवर बजट हो गया। जैसे आजकल जो बॉलीवुड की मूवीज है वो लगातार फ्लॉप्स क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन एफिशिएंसी, वो ओवर बजट हो जाता है। हीरो मूवी के लिए चार्ज करेगा 50 करोड़, भले उसकी बॉक्स ऑफिस में 2 रुपए की औकात नहीं है, मतलब उसकी मूवी को देखने के लिए लोग नहीं आ रहे, फिर भी वो 50 करोड़ 100 करोड़ चार्ज कर रहा है। अब उस हीरो के इतना रुपए चार्ज करने के बाद जो उसका स्टाफ आता है साथ में, उसके भी लाखों के खर्चे हैं प्रतिदिन के, तो इससे मूवी का खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए एक मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाया तो उसको हिट कहना चाहिए, लेकिन उस मूवी को बनाने में ही 500 करोड़ खर्च हो गया, क्योंकि हीरो अक्षय कुमार जैसे फालतू एक्टर ने उस मूवी को करने के लिए 200 करोड़ रुपए ले लिए, जबकि उसकी स्टार वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अगर अक्षय कुमार उस मूवी को करने के लिए कम पैसे लेते तो मूवी हिट हो जाती। तो कहने का मतलब है जो आपको काम दिया जा रहा है आपको उसे बजट में पूरा करना। सबसे अच्छा एफिशिएंसी में हाउसवाइफ में दिखता है कि मिडिल क्लास फैमिली में एक लिमिटेड इनकम होने के बाद भी वो उस पैसे से घर भी चला लेती हैं और कुछ पैसे सेव भी कर लेती हैं। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं इन दोनों का कंक्लूजन समझने के लिए। जैसे मैं एक टीचर हूं
और मैं बच्चों को ट्यूशंस देता हूँ। अब जो 12th के बच्चे आए मैं उनसे कहता हूँ बच्चों मैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दूंगा, लेकिन मैं आपको 12th क्लास में सभी को 90% लाने के लिए, लेकिन मुझे 3 साल समय लगेगा। क्या कोई मेरे पास पढ़ने आएगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम क्या है, 1 साल। अब मैं उनको बोल रहा हूं कि मैं 3 साल लूंगा, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड केस, मैं उनसे बोल रहा हूं 1 ही साल में मैं आपको बहुत अच्छा परसेंट ला के दूंगा, फुल मेहनत करूंगा, लेकिन मेरी फीस होगी 2 लाख रुपए। तो क्या कोई अपना बच्चा भेजेगा मेरे पास? नहीं, क्योंकि 2 लाख रुपए बहुत ओवर बजट हो जाएगा। तो मुझे क्या कहना है कि मैं 1 साल में आपको अच्छा रिजल्ट ला के दूंगा और मेरी फीस भी 15 से 18,000 के बीच में होगी। मतलब मैंने टाइम लिमिट भी पूरा किया और मैंने बजट को भी कवर कर लिया। तो एक अच्छी कंपनी को टाइम से भी काम पूरा करना है और दिए गए बजट में भी काम पूरा करना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो मेन फीचर्स है वो, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं होता। यू हैव टू सेट अ टारगेट। कल मेरे को सुबह जल्दी उठना है, ये मेरा गोल है, तो मैं आज उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करूंगा। मैं जल्दी सो जाऊंगा, जो लेट नाइट तक मूवीज देखता हूं वो नहीं देखूंगा, जल्दी खाना खा के सो जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को सुबह जल्दी उठना है। तो मेरा जो टाइम है, ये जो मैंने मैनेज किया, क्यों किया? क्योंकि कल मेरे को सुबह जल्दी उठना है, उस हिसाब से मैंने मैनेज किया। मेरे को 1 हफ्ते के बाद बाहर छुट्टी में जाना है, तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अपना टाइम को ऐसे मैनेज करूंगा कि मेरा सारा पेंडिंग वर्क इस 1 हफ्ते में हो जाए। तो मैंने मैनेज क्यों किया? क्योंकि मेरा गोल है कि अगले हफ्ते मुझे छुट्टी में जाना है। तो गोल ओरिएंटेड। कंपनी के भी गोल्स होते हैं कि मेरे को इस साल इतना सेल्स करना है। जैसे अभी आईफोन 16 आने वाला है, तो उसने भी कुछ एक गोल सेट किया होगा कि मेरे को इस सेल्स को इतना करना है, इतना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो एक गोल सेट होता है, तभी उस हिसाब से मैनेजमेंट होता है। जैसे विराट कोहली ने 2013 में ये गोल सेट किया कि मुझे दुनिया का नंबर 1 फिटेस्ट प्लेयर और नंबर 1 बैट्समैन बनना है। तो उसने अपने आप को मैनेज किया। उसने चावल, रोटी, छोले भटूरे, जो उसके फेवरेट डिशेस थी, उसको खाना बंद कर दिया, शुगर लेना बंद कर दिया, अपने बॉडी को मैनेज किया, बिकॉज उसका टारगेट था मुझे नंबर 1 प्लेयर बनना है। तो बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट में भी गोल सेट करना पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, ऐसे। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एट एवरी प्लेस। जैसे डिसिप्लिन का मतलब वर्कर्स का टाइम से काम पे आना, फालतू गॉसिप मत करना काम के दौरान, छुट्टी बोल के लेना, नोटिस दे के लेना, बेकार में छुट्टी नहीं करना। तो ये जो रूल्स है, ये क्या सिर्फ स्कूल में अप्लाई होगा टीचर्स पे? हॉस्पिटल्स में अप्लाई होगा डॉक्टर्स पे, वरना पेशेंट्स को दिक्कत हो जाएगी। कंपनीज में होगा, जापान में होगा, इंडिया में होगा। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एट एवरी प्लेस ये अप्लाई होता है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशंस होते हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहला वर्क, फिर पीपल और फिर ऑपरेशंस। तभी तो 1 2 3, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल को कैसे समझे? सबसे पहला है वर्क। एक कोर वर्क होता है हर कंपनी का। जैसे स्कूल, अब स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत शानदार है, स्कूल का इंटीरियर बहुत अच्छा है, लेकिन वहां की जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं है, तो स्कूल वहीं पे फेलियर हो जाएगा। क्यों फेलियर हो जाएगा? क्योंकि स्कूल का जो मेन कोर था वो कोर नहीं हो पाएगा। तो मेन जो कोर होता है उसको ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे हॉस्पिटल में मेन होता है ट्रीटमेंट। अब वहां पे डॉक्टर्स बहुत गुड लुकिंग है, नर्सेस बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल का डेकोरेशन बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, पर वहां पे ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो क्या हॉस्पिटल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो कोर है ट्रीटमेंट वो सही नहीं है। ठीक है। जैसे मूवी का कोर क्या होगा? एंटरटेनमेंट। तो हर कंपनी का जो कोर होता है वो सेम होना चाहिए। स्कूल के लिए एजुकेशन, रेस्टोरेंट के लिए खाने का टेस्ट, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। तो जो कोर होता है वो मेन होना चाहिए, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है
कि आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है। अब उनके ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी का मैनेजर है जो नई इंटर्न आई है उनको पूछ रहा है कि चलो मेरे साथ डेट पे चलो, ये ध्यान रखने का मतलब नहीं होता। ध्यान रखने का मतलब है अपने वर्कर्स को सही सैलरी देना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना, प्रमोशन के दौरान किसी प्रकार का पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं करना कि ये गुड लुकिंग है तो उसको प्रमोशन दे देते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप बंगाली मैनेजर है, आपने बंगाली वर्कर्स को प्रमोशन दे दिया, ऐसा नहीं करना। वर्कर्स का ध्यान रखें, उनको अच्छी सैलरी दे, उनको मोटिवेट करें, जहां वो काम करे वहां का एनवायरमेंट हेल्दी रखें, जेलेसी, बूट लिकिंग, पॉलिटिक्स इस तरह का माहौल ना रखें। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अपने वर्कर्स का ध्यान रखना ताकि वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करें और बदले में वर्कर्स भी आपकी कंपनी के लिए जी जान लगा के मेहनत करें। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट बीमार आता है तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, उसको ट्रीट करके, हेल्दी करके, उसके डिजीज को क्योर करके भेजना। ये है हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक आदमी मूवी देखने आ रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड है, एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, मूवी देखने के बाद उसको बहुत ही अच्छा लगा, वो एंजॉय किया, तो वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक स्कूल में जब एक बच्चा आता है उसको नॉलेज चाहिए रहती है, उसको एजुकेशन चाहिए रहती है, तो स्कूल से जब वो निकले तो नॉलेज लेके, एजुकेशन लेके एक अच्छा सिटीजन बन के वो निकला विथ वैल्यूज, तो वो है स्कूल का मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे कार की फैक्ट्री है तो कार में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, इंजन, लोहा, कांच, फाइबर, जो भी, इन सब को मिला के एक अच्छी कार बनाकर देना, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब तक बिजनेस चलेगा मैनेजमेंट भी चलता रहेगा। इट्स नॉट इर्रेगुलर, ये स्टॉप नहीं होगा। अगर बिजनेस लगातार चल रहा है तो मैनेजमेंट भी चलेगा। आपको अपने वर्कर्स का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है, कंपनी का ध्यान रखना है। तो जब तक बिजनेस चलेगा आपको मैनेजमेंट, जैसे सांस, जब तक हम जिएंगे हम सांस लेते रहेंगे, हमारा हार्ट बीट करता रहेगा, तो मैनेजमेंट इज द हार्ट बीट ऑफ बिजनेस। जब तक बिजनेस चलेगा आपको बिजनेस के खर्चों को, बिजनेस के वर्कर्स को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हार्ट बीट रुक गई, आदमी खत्म। जिस दिन मैनेजमेंट फेल हो गया बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, खुद को मैनेज करना बड़ी बात नहीं है बच्चों, अपने ग्रुप को मैनेज करके चलना है। अब जो मैंने धोनी का आपको एग्जांपल दिया, मैन मैनेजर, धोनी के टीम में अलग अलग टाइप के प्लेयर्स होते हैं, कोई गुस्सैल होता है, कोई थोड़ा सा काम शाई होता है, तो अलग अलग प्लेयर्स को कैसे मैनेज करते थे धोनी, ये है मैन मैनेजमेंट। तो अगर आप एक मैनेजर है, आपके यहाँ पे जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, आपके यहाँ 10 टाइप के वर्कर होंगे, कोई थोड़ा सा एजिटेटेड होगा, गुस्सैल होगा, कोई थोड़ा सा इरिटेटेड, चिड़चिड़ा होगा, कोई थोड़ा सा ढीठ होगा, है ना, एरोगेंट होगा, या कोई थोड़ा सा जिद्दी होगा, एरोगेंट होगा, या कोई थोड़ा सा घमंडी होगा। तो हर तरह के वर्कर को आपको साथ लेकर चलना है। कोई वर्कर बहुत प्यार से समझता है, कोई वर्कर बिना डांटे काम नहीं करता। तो एक अच्छा मैनेजर सबको साथ लेके चलेगा, जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाए, जो डांट से समझे उसको डांट के समझाए। तो एक अच्छा मैनेजमेंट सबको साथ लेकर चलना होता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, अपने ग्रुप को साथ लेकर चलिए। जैसे धोनी अपने टीम होटल में वो अपने कमरे के रूम को खोल के वहां पे बढ़िया PS2 लगा के, स्नूकर टेबल लगा के वो बैठते थे, जिससे जो प्लेयर्स होते थे वो बहुत उनसे घुल मिल जाते थे। उनको ये नहीं लगता था अरे बाप रे धोनी इतना बड़ा प्लेयर, पता नहीं वो क्या सोचेगा, उनसे थोड़ा डर के रहना। तो धोनी ने वो आइस ब्रेक कर दिया, मतलब जो झिझक थी वो खत्म कर दिया, जिससे प्लेयर घुल मिल गए उनसे। तो एक अच्छा मैनेजर का भी काम है हर तरह के वर्कर को साथ लेके चले। अब आप सोचेंगे जो अच्छा वर्कर है आप सिर्फ उस पर फोकस करें तो ये गलत हो जाएगा। सभी वर्कर्स को साथ लेके चलना है, जो गुस्सैल है उसको भी साथ ले, जो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा उसको भी प्यार से समझाए। तो एक अच्छा मैनेजर वो है जो पूरे ग्रुप को साथ लेकर चले ताकि कंपनी का बेनिफिट हो सके। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे तालाब का पानी एक ही जगह रहता है तो वो सड़ जाता है, तो मैनेजमेंट को ऐसे रुका हुआ नहीं रहना है, मैनेजमेंट को टाइम के साथ चेंज होते रहना है। जैसे 2017 में GST आया, GST के बाद मैनेजमेंट बिजनेस में बिजनेस करने का तरीका बदल गया, तो मैनेजर्स को GST को भी ध्यान में रखना पड़ा। पहले कैश में काम होता था, आजकल फोन पे, जीपे में काम हो रहा है। तो बिजनेस का तरीका, दुनिया का एनवायरनमेंट समय के साथ बदल रहा है, तो मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ेगा। जैसे कोरोना से पहले
जो बिजनेस था वो सिर्फ काम 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 काम, फैमिली लाइफ गई तेल लेने, पर्सनल लाइफ गई तेल लेने, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ काम काम काम। लेकिन कोरोना के बाद लोगों को फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। तो मैनेजमेंट ने भी क्या किया, आज बड़ी बड़ी जो कंपनी जैसे टेस्ला हो गया, अमेजोन हो गया, वो पहले 6 दिन काम करवाती थी, मंडे टू सैटरडे, आज वो मंडे टू थर्सडे काम करवा रही है। अब 4 दिन काम करिए, 3 दिन फैमिली के साथ बिताइए, तो आदमी वो 4 दिन मन लगा के काम करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, फ्राइडे सैटरडे को आदमी थोड़ा सा बोर हो जाता, अरे यार कब संडे आएगा। अब अगर आपको 4 दिन काम करना है तो चारों दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका ध्यान लगा रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को फैमिली हॉलीडेज पे बाहर भेज रही है कि फैमिली के साथ समय बिताएं। बड़ी बड़ी कंपनियां लड़कियों को टॉप पोजीशंस दे रही है। तो मैनेजमेंट समय के साथ बदलेगा, बिकॉज दुनिया भी समय के साथ बदलेगी, दुनिया में बिजनेस करने के तरीके बदलेंगे, तो मैनेजमेंट भी समय के साथ बदलेगा। और इनटेंजिबल, जैसे हवा दिखाई नहीं देता लेकिन हवा जरूरी है, तो मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का सर्वाइवल मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इसका मतलब कि बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, लोग काम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है। जैसे तारक मेहता हम सभी ने कभी ना कभी टीवी में देखा है, तो तारक मेहता में लगातार जो उसके स्टार कास्ट है वो शोज को छोड़ते चले गए। क्यों छोड़ते चले गए? मूवीज, मतलब जो शो का टीआरपी है वो डाउन होता चला गया, मतलब मैनेजमेंट सही नहीं था। बाद में इंटरव्यू से पता चला जो उसके एक्टर्स थे उनको टाइम से पेमेंट नहीं होता था, सेट पर उनके साथ बैड बिहेवियर होता था, उनके पैसे अटका दिए जाते थे, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। मतलब सीरियल का मैनेजमेंट सही नहीं था, जिससे सीरियल फ्लॉप होता चला गया। तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, वर्कर का ध्यान रखा जा रहा है, सैलरी टाइम से दी जा रही है, सब कुछ सही है। लेकिन लॉस हो रहा है, मतलब टीम का मैनेजमेंट सही नहीं है, बिजनेस का मैनेजमेंट सही नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब फर्म से जुड़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है फर्म से जुड़ा हुआ। जैसे सर्वाइवल, कोई भी बिजनेस जब वो शुरू में मार्केट में उतरता है तो ये नहीं सोचता मैं करोड़ों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। वो सोचता है मैं मार्केट में सरवाइव कर लूं, मतलब अगर मेरा 10 रुपए खर्च हो रहा है तो मैं 10 रुपए ही कमा लूं। सर्वाइवल को आप ब्रेक इवन भी कह सकते हैं। मतलब अगर बिजनेस में मैं 10 रुपए 10 रुपए लगा रहा हूं तो कम से कम 10 रुपए मुझे वापस मिल जाए, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन। तो कोई भी बिजनेस ये चाहता है जब मार्केट में उतरे कि मैं सरवाइव तो कर लूं, मैं मार्केट में रह तो लूं, इतना कंपटीशन है, कम से कम मैं जितना रुपए खर्च कर रहा हूं कम से कम उतने रुपए का तो सेल हो जाए, ताकि मेरा लॉस ना हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, जितना रुपए मैं लगा रहा हूं कम से कम उतना आ जाए, मार्केट में मैं सरवाइव कर लूं, मार्केट में मैं रह लूं, मेरे बारे में पब्लिक को थोड़ा बहुत पता चल जाए। तो कोई भी बिजनेस मार्केट में जब शुरू में उतरता है तो उसके दिमाग में यही गोल होता है कि मैं टीम में यानी मार्केट में सरवाइव कर लूं। अगला गोल होता है प्रॉफिट, द अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोई भी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए, 1 रुपए लगा रहा हूं 2 रुपए कमाऊं, 100 रुपए लगा रहा हूं 105 रुपए, 150 रुपए, 20, 200 रुपए ऐसे कमाऊं। तो कोई भी बिजनेस जो मार्केट में उतरता है उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रॉफिट। कि अगर मैं बिजनेस में उतर रहा हूं तो मेरे को बिजनेस में क्या होते रहना चाहिए? प्रॉफिट। मतलब जितने खर्चे हैं एक्सपेंस, रेवेन्यू कमाई उससे ज्यादा हो। और उसके बाद होता है ग्रोथ। अब कोई भी बिजनेस में रुका नहीं रहना चाहता, वो ग्रोथ चाहता है। आज उसकी 4 कारें बिकी, कल चाहेगा 5 कारें बिके। आज उसके पास 10 वर्कर है, कल उसके पास 15 वर्कर हो। आज उसके पास 1 ऑफिस है, कल उसके पास 3 ऑफिस हो। आज उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, कल 150 करोड़ का टर्नओवर हो। मतलब मार्केट में वो लगातार आगे बढ़ते रहना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, अपने प्रॉफिट को, अपने सेल्स को, अपने रेवेन्यू को, अपने रेपुटेशन को, गुडविल को, सबको वो लगातार बढ़ाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। ठीक है, जैसे केजीएफ मूवी जब आई उसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, यश को एक नाम दे दिया। तो यश क्या चाहा, जब केजीएफ 2 आई वो उससे भी बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करे, उसने किया। अब जब उसकी अगली मूवी आएगी अगले साल टॉक्सिक, तो वो क्या चाहेंगे? वो मूवी केजीएफ 1, 2 से भी ज्यादा बड़ी हिट हो जाए। तो उसी तरह बिजनेस भी चाहता है
आज मैं लाखों कमा रहा हूं, कल करोड़ों कमाऊं, आज मैं करोड़ों कमाऊं, कल अरबों कमाऊं, तो ग्रोथ। इसके बाद पर्सनल। पर्सनल मतलब अपने वर्कर्स का ध्यान रखना, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। मतलब अपने वर्कर्स को सही प्रमोशन देना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन देना, उनको ट्रेनिंग देना, अच्छी सैलरी देना, और पर्क्स मतलब टाइम से बोनस देना, अगर अच्छा काम कर रहे हैं गाड़ी देना, बंगला देना, ये सब। जैसे सूरत जो डायमंड हब इंडस्ट्री, डायमंड का हब है गुजरात में, वहां पे जो डायमंड के सबसे बड़े व्यापारी हैं, वो अपने वर्कर्स को ऑडी गिफ्ट करते हैं, फ्लैट्स गिफ्ट करते हैं, अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं, अपने वर्कर्स के बच्चों को फॉरेन भेज के उनका एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं। मतलब अपने वर्कर्स का इतना ध्यान रखते हैं। तो आज वो भारत में बिजनेस टाइकून है, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ चुके। क्यों? जो अपने वर्कर के लिए इतना कुछ करेगा, वर्कर उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, जी जान से काम करेंगे। तो पर्सनल मतलब अपने वर्कर्स का ध्यान रखना। और सोशल, बिजनेस बड़ा किससे बनता है? समाज से। समाज बिजनेस को बड़ा बनाता है। अगर समाज ने बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं खरीदा, बिजनेस तो फ्लॉप हो जाएगा। तो बदले में बिजनेस को कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते रहना चाहिए बिना पैसे लिए। देखिए मैंने लिखा है कम्युनिटी सर्विस। जैसे रतन टाटा जी कैंसर का अस्पताल खोल दिए, फ्री अस्पताल, ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दिए, या पेड़ लगवा दिए, नदी को क्लीन करवा दिए, है ना। तो इस तरह से जैसे गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, है ना, समाज में गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो ये सब किसमें आ जाएगा? सोशल वर्क। या नेचुरल कैलेमिटी, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, वहां पे खाना बांटने में सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार को फंड्स दे रहे हैं। तो इस तरह से ये किसमें आ जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। और अगर बिजनेस में बने रहना है लंबे समय तक, आपको इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पूरे 12th की तैयारी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ रहेगी। ध्यान रखिएगा अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हैव अ गुड डे।